स्टार्ट करते हैं। तो डीपी का अपना 7th चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर अपना है जो इस सेशन का, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी तक हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होता है, इलेक्शंस क्या होते हैं। कल की क्लास हमने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े थे। अब भाई ये जो जितना भी ये सब तामझाम होता है, क्यों होता है, ये सब डेमोक्रेसी के लिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले राजा लोग राज्य किया करते थे, समय के साथ साथ में गणतंत्र भी आया, रिपब्लिकन्स भी आए, फिर ये डेमोक्रेसी भी आया। अब ये डेमोक्रेसी आया तो क्या सही में ये फायदेमंद हुआ? ये कितना फायदेमंद हुआ? हुआ कितना हुआ, नहीं हुआ तो कितना नहीं हुआ? तो इस डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ, नफा नुकसान हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, हार्डली आधे घंटे में हर चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो हाउ वी कैन असेस द डेमोक्रेसी आउटकम्स, तो हम कैसे समझेंगे कि जो ये सही में डेमोक्रेसी नाम की चीज है, क्या सही में ये अच्छी थी, बुरी थी, कितनी बेटर थी? तो देखो यहाँ पर लिखा है 4th-5th लाइन में, इट इज अमर्ज फ्रॉम द कन्वर्जेशन, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेट। हाँ, ये पक्का निश्चित है, जो डेमोक्रेसी है बाकी सिस्टम से अच्छी है। डिक्टेटरशिप हो या राजा का राज्य, उससे फार बेटर है। वो हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिए हैं। तो डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। राजा के टाइम में, चाहे डिक्टेटरशिप के टाइम में क्या होता है, राजा या जो डिक्टेटर होता है, वो क्या एक मेन व्यक्ति होता है, उसके हाथ में सब कुछ पावर होती है। वो अपने हिसाब से लोगों को ट्रीट करता है, और उनके राज्य में देखा जाता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको इक्वली ट्रीटमेंट कभी भी नहीं मिलता है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, हर एक को इक्वल राइट देती है। जैसे हम वोटिंग सिस्टम, जब वोट देने जाते हैं तो देखो देश का प्रधानमंत्री भी होगा और एक नॉर्मल सिटीजन भी होगा, दोनों लाइन में लग के वोट देते हैं। पर अगर ये चीज डिक्टेटरशिप में और डिक्टेटरशिप में और राजा में पॉसिबल नहीं था। राजा आएगा तो आपको जगह छोड़ देगी। तो प्रोमोट इट्स डेमोक्रेसी क्या करती है, ये इसका फायदा क्या है, ये इक्वलिटी प्रमोट करती है, कहां पर, अमंग सिटीजन्स। सेकंड, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। आप सब पहले समय में देखोगे कि लोगों को बेइज्जती बहुत किया जाता था, जात पे के बेस पे, कास्ट के बेस पे, अलग अलग वेस थे, गरीब है तो वो तो उनके डिग्निटी को काफी हर्ट किया जाता था। पर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमको हेल्प करता है, हमको एक एज ए इंडिविजुअल हमारी डिग्निटी, हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू राइट ईट, बहुत सारे हमको फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। जी किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। तो डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ, इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी या रिस्पेक्ट लेवल इंप्रूव हुआ है, उसको पहचान मिली है एज ए सिंगल सिटीजन को। थर्ड पॉइंट क्या है, इंप्रूव द क्वालिटी फॉर डिसीजन मेकर, है ना। तो पहले जो डिसीजन लिए जाते थे, भाई इसने गलती किया, राजा बोलता उड़ा दो, उड़ा दिया जाता था। पर अब समय के साथ क्या हुआ है, डिसीजन मेकिंग हो गया है। पहले टाइम में कोई कोई अच्छा बड़ा पैसे वाला रुतबे वाला व्यक्ति होता था, हो सकता है कि अगर उसने गलत काम किया उसको सजा ना मिले, पॉसिबल था। भाई राजा को पैसा खिला दिया, कोषाध्यक्ष को पैसा खिला दिया, डिक्टेटरशिप में भी होता था। पर यहाँ पर देखो लालू प्रसाद यादव जी कहाँ पर है, जेल में है। चाहे देश के मतलब बिहार के चीफ मिनिस्टर क्या न रहे हों, लेकिन पिछले 5-10 साल से वो कहाँ पर है, जेल रूपी अस्पताल में ही है। तो यहाँ पर जस्टिस भी इक्वली मिलता है। आपके जो भी नियम कानून लागू होते हैं, कोई भी योजना लागू होती है, वो देखो उसका सबको इंडिविजुअल बेनिफिट मिलता है। और डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में डिसीजन अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब क्या है कि सबका ध्यान रख के कोई भी पॉलिसीज, कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है। किसी एक व्यक्ति, रिलीजन, कास्ट बेस के बेस पे प्रोग्राम नहीं बनता, सबके लिए इक्वली बनता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, है ना। आपस में अगर झगड़े हैं, किसी भी चीज के मुद्दे हैं, तो डेमोक्रेसी के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अगर देखेंगे तो झगड़े हम इजिली सुलझा सकते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, चाहते तो हम इसको लड़ाई लड़के ले लेते थे, तो मोदी जी ने क्या कहा, नहीं हम इसको कोर्ट के थ्रू लेंगे, और कोर्ट के थ्रू फैसला आया, और कोर्ट के थ्रू हम क्या फैसला जीते। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि अगर किसी बड़े व्यक्ति ने, पैसे वाले रुदादरा के किसी को अत्याचार किया है, सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। ये सब किसके बेनिफिट है, डेमोक्रेसी के बेनिफिट है। फिफ्थ पॉइंट है, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम, कोई नियम कानून अगर गड़बड़ पैदा करता है, ये पूरा सिस्टम कैसे बना है, अगर समझो संसद ने कोई नियम कानून पारित कर दिया, और एज ए इंडिविजुअल या एज ए संस्था या किसी को लगता है राज्य को, भाई ये नियम कानून ठीक नहीं है, तो ही हैज, उसके पास एक फ्रीडम है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना।
वहां पर वो अपनी प्रॉब्लम रेज कर सकता है, उसके ऊपर केस डाल सकता है, तो एक मौका मिलता है चीजों को करेक्ट करने का। जबकि डिक्टेटरशिप में और राजा के टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं होती थी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन द डिक्टेटरशिप और एनार्किस्ट, जो राजा लोग का राज्य होता था। ठीक है, तो आपको कभी क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, तो ये 5 पॉइंट आपको पकड़ने हैं और इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। विद एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? रिप्लाई करते रहो, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आपको पढ़ाने का। बराबर छे। चलिए आगे चले। यस, अब ये सब क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि यार डेमोक्रेसी को इसलिए किया गया, मतलब पहले राजा लोग थे, इनको हटाया गया, डेमोक्रेसी लाया गया, और इन फैक्टर्स के ऊपर सोचा गया ये आएगा, ये सब फैक्टर्स होंगे, इसका मतलब डेमोक्रेसी काम कर रही है। पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि किसी जगह 50 साल से डेमोक्रेसी है, किसी जगह 100 साल से डेमोक्रेसी है, किसी जगह 150 साल से डेमोक्रेसी है। क्या सही में डेमोक्रेसी आने के बाद ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं कि भाई डेमोक्रेसी बेटर है, इन पॉइंट्स पे बेटर है, क्या सही में ये सारे पॉइंट 100% इंप्लीमेंट हुए क्या? 100% नहीं हुए, मतलब 80% इंप्लीमेंट हुए क्या? 90% इंप्लीमेंट हुए, 70% इंप्लीमेंट हुए? मतलब ये किस लेवल तक इंप्लीमेंट हुए हैं? तो इससे पता लगता है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, वहां पर सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, वहां पर पॉवर्टी लाइन से लोग कितने नीचे हैं। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे हम जज कर सकते हैं क्या किसी कंट्री में डेमोक्रेसी, जो इसके एक्सपेक्टेशन था डेमोक्रेसी से, वो सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो ये क्वेश्चन कई बार आता है। ये 3 चीजें हैं जिसके बेस पे आप चेक करते हो कि डेमोक्रेसी सही में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है अकाउंटेबल, सेकंड है रिस्पॉन्सिव, थर्ड है लेजिटिमेटेड। अब तीनों वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है अकाउंटेबल। ठीक है, जैसे पहले राजा डिक्टेटरशिप ने कोई नियम कानून बना दिया, ठीक है, मान लो योजना फेल हो गई, तो जनता राजा को उत्तरदायी नहीं कर सकती थी। राजा नहीं तो सीधे सूली पे चढ़ा देता था। सेम डिक्टेटरशिप के बारे में बोलने का हरकत ही नहीं होता था। पर यहाँ पर जो सरकारें होती हैं ये किसके द्वारा चुनी जाती है? ये जनता के द्वारा चुनी जाती है। दैट्स वाई दे आर अकाउंटेबल। वो अकाउंटेबल है वो काम करने के लिए, वो स्कीम करने के लिए, जो भी उन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में अपने कि भाई हम तो, आप क्या जनता क्या है, तो जो नेता लोग होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है। भाई आपको एक काम दिया गया था, आपने किया या नहीं किया है, आप उनका गला पकड़ सकते हो। गला मतलब अगली बार जब चुनाव लड़ने आएंगे यू कैन आस्क क्वेश्चन, भाई तुम पिछली बार जब चुनाव के टाइम हमसे मिलने आए थे, बातचीत करने आए थे, तब तुमने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, अब तुम्हारे लंबे चौड़े वादों का क्या हुआ? तो यू कैन आस्क द अकाउंटेबिलिटी। जैसे आपको अगर आपके स्कूल में आपको कोई, जैसे आपके हाउस वगैरह होते हैं अलग अलग डिफरेंट, अल्फा ब्रेवा चार्जिल डेल्टा जो आपके हाउस होते हैं, अगर आप वहाँ पर हाउस कैप्टन हो, परफेक्ट हो, वाइस कैप्टन हो, तो अगर आपको कोई वहाँ ये मिला कि आपको ये टास्क करना है, तो यू आर नाउ अकाउंटेबल। आपको प्रिंसिपल या क्लास टीचर आपसे पूछ सकता है या आपके हाउस इंचार्ज आपसे पूछ सकते हैं, भाई आपको टास्क दिया गया था, आपने किया या नहीं किया, किया तो कितना अच्छा किया। तो मीन्स आप वहां उस चीज के लिए अकाउंटेबल हो। क्यों? क्योंकि आप चुने गए हो। यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी होती है, वो चुनी जाती है। जो जहां भी इलेक्शन का ही मतलब होता है चुना जाना। जो राजा लोग होते हैं वो चुने नहीं जाते, वो तो बिठाए दिए जाते हैं। डिक्टेटरशिप अपनी मर्जी से बैठता है। पर यहाँ पर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे आती है, चुन के आती है। तो यहाँ पर भी चुनाव होता है, देन दे बिकम अकाउंटेबल फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर सबको? जिस तरह 6 साल पहले जनता ने कांग्रेस को लात मार के निकाल दिया था, एकदम सही बात। ठीक है, तो अकाउंटेबल वर्ड एकदम क्लियर है कि यू कैन कैच होल्ड ऑफ द गवर्नमेंट और द लीडर्स व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे हैव प्रोमिस्ड, इफ दे हैव डन और नॉट डन। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट आता है रेस्पॉन्सिव। हाँ, डेमोक्रेसी में रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि आपने समझो कहा था, हम कोई सरकार समझो आया था आपके इलाके में, कोई लीडर आया था, उसने लंबे चौड़े वादे किए, भाई मेरे को तुम चुनाव जिता दो, मैं ये कर दूंगा। हाँ भाई, उसने कर तो दिया, लेकिन जो काम 2 साल में करना था उसको 10 साल में किया है ना? ये भी हो सकता है। भाई वो बोलेगा वादा तो किया है, जैसे 5 साल कंप्लीट होने वाले हुए, उसने क्या किया, चौथे साल में नारियल फोड़ दिया, भाई यहाँ पर अपने को स्कूल बनाना है। वो पता लगा स्कूल की बिल्डिंग भी बनना स्टार्ट हो गई।
अब अगले 5वीं साल आगे क्या करेगा, वो फिर गाएगा देखो मैंने स्कूल का वादा किया था, देखो स्कूल की बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो गई। तो जो काम वो 1-2 साल में कर सकता था, वो कई बार काम को 10 साल में लगाता है। तो रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्रोमिसेस किए होते हैं, क्या आप उसको सर्टेन टाइम में कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? इस केस में ये देखा जाता है कि डिक्टेटरशिप या राजा के उसमें कि ये इनका वर्क ऑफ एक्शन काफी फास्ट होता था। डेमोक्रेसी में ये प्रोसेस स्लो होता था। अब इसका रीजन क्या होता है? डेमोक्रेसी में राजा अकेला इंडिविजुअल होता था, वो डिसीजन ले सकता था भाई ये इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट भी फास्ट होता था। बट उसमें एक गलती हो सकती थी, अगर राजा ने बिना मंत्रणा के अगर डिसीजन ले लिया और अपनी मन मर्जी सनक में अपनी सनकीपन में उसने डिसीजन ले लिया, वो फैसला कईयों के लिए अहितकारी होता था, नुकसानदायक होता था। डेमोक्रेसी में डिसीजंस डिले होते हैं, ये एग्री है, डिसीजन हमेशा डिले होते क्यों? क्योंकि सबकी सबकी सहमति होनी चाहिए, वो लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, राष्ट्रपति का भी साइन होना चाहिए, तब जाके नियम कानून बनता है। इससे क्या होता है, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ये कितने साल बाद आई है? 17 साल बाद आई है। तो क्योंकि हर 10 साल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है, पर अभी इसको आने में 17 साल लगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत मंथन हुआ, टीमें बैठी, उन्होंने जगह जगह सर्वे किए, स्कूल से पूछा, टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछे, स्टूडेंट के फीडबैक लिए, जो लोग पास आउट हो गए उनके फीडबैक लिए, इंडस्ट्रीज के फीडबैक लिए। तो जब ये सब बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तब एक कानून बन के आता है। उससे क्या होता है, गलती होने की चांसेस कम होते हैं। तो रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ, आपने जो भी पॉलिसी बनाई, आपने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो कितने फास्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपका उनके प्रति रेस्पॉन्स कैसा है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिव। ये जो पॉलिसी है बेटा प्रियांशु, ये 2022 का टारगेट था इंप्लीमेंट करने के लिए, पर कोरोना की वजह से 2023 से इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये पहले ग्राउंड लेवल्स होना स्टार्ट होगी 6 में, 7 में, 8 में, और धीरे धीरे करके 9, 10, 11 पे भी आ जाएगी। या हो सकता है कोई कोई गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकती है, डायरेक्ट दो, लेकिन आप लोगों को इफेक्टिव पड़ेगा 2023 में, तक तो आप 12th भी पास कर चुके होंगे। ठीक है, रेस्पॉन्सिव क्लियर सबको? क्योंकि नीचे इसी के बारे में सब कुछ दिया गया, मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन देख के बता दूंगा इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, ओके, चलिए। नेक्स्ट आपका वर्ड है लेजिटिमेटेड। इसका मतलब होता है, मैं बताता हूँ एजुकेशन सिस्टम में क्या, पहले हम आज का चैप्टर पढ़ते हैं, हम उसको क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है अभिषेक? तो लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, भाई गवर्नमेंट को काम तो करना है, लेकिन कोई अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता कि भाई मेरे को काम, मैंने वादा किया था कि मैं 2 साल में स्कूल बना दूंगा और मैंने काम चालू कर दिया, पता लगा उसमें करप्शन दबा के हो गया है ना? तो सरकारें भी क्या ध्यान रखती है, गवर्नमेंट क्या ध्यान रखती है, वो जो भी पॉलिसी, कानून, प्रोग्राम्स जो भी लाएंगे, वो कानून के दायरे में लाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लाएंगे, वो किसी सिंगल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं होगा, वो सभी जनता के लिए होगा। तो इसको बोलते हैं लेजिटिमेट। मतलब जो भी काम करेंगे, एक फर्स्ट तो क्या हो गया, अकाउंटेबल हो गया कि उनको किया या नहीं किया। फिर बात होती है, किया तो कितनी जल्दी किया, कितना लेट किया। अब थर्ड पॉइंट आता है, हाँ भाई अब कर दिया है, तो करने के लिए क्या उन्होंने नियम कानून माने, क्या क्या उन्होंने सही में ढंग से हर नियम का पालन किया क्या? जैसे स्कूल बना दिया, स्कूल का बिल्डिंग बना दिया, लेकिन अगर वो सेफ्टी एंगल पे कमजोर है, तो इससे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। आपने हॉस्पिटल बना दिया ऐसी जगह पे जहां पर एम्बुलेंस आने का जगह नहीं है, अगर फायर ब्रिगेड बुलानी पड़े, वहां फायर ब्रिगेड आने का जगह नहीं है। तो आपको हर सेफ्टी कंसर्न रखते हुए आपको सिस्टम डिजाइन करते हो। तो मतलब फर्स्ट चीज अकाउंटेबल, मतलब काम किया या नहीं किया। सिंपल भाषा में समझता है अकाउंटेबल मतलब काम किया या नहीं किया। अब मान लो आपने काम किया, अब ये तो काम नहीं किया तो गलत, वो तो वैसी गलत बात है। आपने काम किया तो सेकंड पॉइंट क्या आता है, रेस्पॉन्सिव। कितनी फास्ट किया, कितना स्लो किया। फास्ट किया तो गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहती है, बहुत स्लो किया तो बहुत डिसीजन लैक होता है। तो एक एवरेज टाइम में क्या टाइम काम खत्म किया। अब काम कर दिया है, तो अब ये चेक करो भाई काम सही में नियम कानून से किया या मन मर्जी ढंग से कर दिया। जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, क्या उसको विदाउट माल पानी लिए दिया गया है, या उसको नियमों को कानून के अकॉर्डिंगली दिया गया है? क्या टेंडर सही ढंग से पास हुआ है? वो टेंडर पास होने के बाद क्या उसमें क्वालिटी मेंटेन किया गया है ना? तो हर चीज जो हम नियम कानून से चेक करते हैं, दैट इज गुड और बैड, वो किस में आता है, लेजिटिमेट में आता है। तो डेमोक्रेसी में आप सरकार के कार्य को चेक कर सकते हो कि किया या नहीं किया, किया तो कितने टाइम में किया, और किया तो कैसे किया। तो सब ये आप यू कैन आस्क द गवर्नमेंट। आप आरटीआई, जो आरटीआई एक्ट होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन,
यू हैव राइट टू आस्क द गवर्नमेंट, भाई इसका बजट कितना था, तुमने सड़क बनाई कितने की बनाई। तो डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, राजा या डिक्टेटरशिप में चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ यस, लेजिटिमेट मतलब कानून। ओके जी, यहां तक सबको समझ में आया? ये पूरा जो नीचे है पैराग्राफ, ये इसी के बारे में है। ये जो 2 पेज लिखे हैं इसी में इसी के बारे में दिया गया है। वो कार्टून जो दिखा रहा है उसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट में व्यक्ति टोपी पहन के बैठा है ना, व्हाट डज अबाउट यू, इसमें जो लेफ्ट में टोपी पहन के बैठा है लेफ्ट साइड में, जो छोटे से उससे देख रहा है, वो पूरी पब्लिक को देख रहा है। ठीक है ना, उसके लिए वो जो भी नियम कानून बनाएगा, वो जो भी फनल बनाएगा, वो पूरी पब्लिक के लिए बनाएगा। और जब मैं एज ए इंडिविजुअल किसी देखूंगा, मैं केवल एक गवर्नमेंट को देखता हूँ, मैं पब्लिक को नहीं देखता हूँ। ठीक है, इस कार्टून का मतलब ये है। सबको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? आगे चलेंगे फिर हम लोग। ये क्वेश्चन कभी आप पूछा जाता है कि कौन से 3 फैक्टर्स है जिसके बेस पे आप चेक कर सकते हो कि डेमोक्रेसी इज वर्किंग फाइन और नॉट फाइन? हाँ, ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट होता है किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी को चेक करने का, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या सेम है वहां पर जो डेमोक्रेसीज हैं, क्या वो अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ ला पा रही है, क्या डेवलपमेंट हो पा रहा है उस कंट्री का? तो इकोनॉमिकल ग्रोथ मतलब हर व्यक्ति क्या अपना रोजगार करने में सक्षम है, क्या वो उतना अर्निंग इकट्ठा कर पाता है जितना उसको नीड है, वो ज्यादा कमाता है, मतलब उस कंट्री में रिच लोग कितने हैं, पुअर लोग कितने हैं, और मीडियम क्लास कितने हैं, अपर मिडिल क्लास कितने हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज कैसी हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, क्या वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मैन मेड रिसोर्स, उनका सही में प्रोडक्शन हो रहा है क्या, तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। तो किसी भी कंट्री की अगर आपको डेमोक्रेसी को जानना है, तो आप अगर आप उसके इकोनॉमिकल पैरामीटर्स चेक करोगे, आप उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करोगे, तो यू विल गेट ए ग्लांस कि वही कंट्री का डेमोक्रेसी सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं 50-60 साल होने के बाद भी देश ने ग्रोथ तो किया, हम ये नहीं कहते ग्रोथ नहीं किया, ग्रो किया है, पर हम जिस स्पीड से कर सकते थे, हम जितनी फास्ट कर सकते थे, उतने स्पीड से नहीं हुआ। क्यों? करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। तो अगर हम मैं जैसे मैंने मॉरिशस विजिट किया 1-2 बार, मॉरिशस 1970 या 1979 में आजाद हुआ, उसको भी अंग्रेजों से आजादी मिली, पर वो कंट्री आज हमसे फार बेटर है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, वहां पर पॉपुलेशन कम है, पर मैं तो ये सोचता हूँ उस कंट्री से कंपेयर क्यों करता हूँ, मैं इसलिए उससे कंपेयर करता हूँ, वहां पर 80% जो पॉपुलेशन है वो लोग हैं जो इंडिया से यहाँ से गए थे। अंग्रेज लोग आज से 200-300 साल पहले यूपी से, बिहार से और साउथ इंडिया से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला की तरफ से काफी लोगों को यहाँ से उठा के लेके गए थे। क्या बोल के लेके गए थे? वहां समुद्र पे बहुत सारा सोना है, आप लोग आइए, वहां पर आपको सोना निकाल, आप सोना लेंगे, आपको पार्टनर बनाएंगे। वहां जाकर उनसे गुलाम बन गए। ठीक है। तो अब मैंने देखा कि उसी ब्रीड के, उसी डीएनए के लोग मॉरिशस में हैं और उसी ब्रीड के लोग इंडिया में हैं। इंडिया को आजादी मिली 1947 में, वहां पर आजादी मिली 1979 के आसपास, जहां तक मेरे को याद है। मतलब वो हमसे तकरीबन 30 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन मैं स्टिल ये बोल सकता हूँ वो कंट्री हमसे फार बेटर है। क्लीननेस के मामले में हमारे देश में हमने कचरा बहुत देखा है, क्लीननेस को देखा बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं। वहां पर इंपॉर्टेंस है। वहां पर वहां पर अभी भी जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ट्रेवलिंग फ्री है। वहाँ ट्रेन नहीं है, पूरे मॉरिशस में कोई ट्रेन नहीं है, बस ट्रेवल है, पर सीनियर सिटीजन के लिए बस फ्री है। वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है। तो हम, हो सकता है वहां पर पॉपुलेशन कम हो, वो बहुत छोटा देश है, मतलब हार्डली, कहते हैं आप जितना आपका पुणे है उतना मॉरिशस है, बट स्टिल वहां पर जो कंडीशंस की गई है वो फार बेटर है। इसका मतलब वहां भी डेमोक्रेसी है, वहां भी राष्ट्रपति, वहां भी प्रधानमंत्री, सब कुछ एकदम इंडिया जैसा स्ट्रक्चर है, बट उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छा क्या किया है, अच्छा डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। इसका मतलब उन्होंने हमसे ज्यादा क्या किया है, इकोनॉमिकल ग्रोथ उनका अच्छा है, उनका डेवलपमेंट अच्छा है। तो इस पैरामीटर पे भी आप डेमोक्रेसी को जज कर सकते हो कि कंट्री कैसा है। फिर भी ये कई बार पाया जाता है, एक जो सर्वे वगैरह किया गया उसमें क्या पाया गया, डिक्टेटरशिप के अंडर में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ फास्ट होता है। क्यों? डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। ठीक है, उसमें जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके लिए पॉलिसी अच्छी बनाई जाती है,
तो उनके लिए पॉलिसीज बनेंगी तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो अपने आप आएगा ही आएगा। और ये डेमोक्रेसी एक्चुअली में कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ये वो कंट्री कितना बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, इन सब फैक्टर के ऊपर भी किसी कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट मैटर करता है। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान को ले लो, इंडिया बांग्लादेश को ले लो, ये तीनों मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों सेम टाइम पे आजाद हुए थे। तो आज हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेटर, और इवन बांग्लादेश भी कब हुआ, अपना 1971 में, फिर भी स्टिल ही इज फार बेटर देन पाकिस्तान। तो वहां भी देखो जाए तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, बीच में सेना बीच बात में उत्पात मचाती है, बट फिर भी क्या है, डेमोक्रेसी तो है। इसका मतलब उनका फोकस वो डेमोक्रेटिक तो है, बट उनके वहां पर इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हुआ, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो किसी कंट्री को अगर आपको जज भी करना है कि वो कंट्री ने डेमोक्रेसी क्या उनके लिए सही में अच्छी रही नहीं रही, तो आप उनको इकोनॉमिकल ग्रोथ, उस कंट्री का इकोनॉमी कैसा है उसके आप कर सकते हो। तो आपको एक ये जस्ट दिया गया है यहाँ पर डायग्राम कि रिच लोग कितने हैं, मिडिल क्लास कैसा है और लोअर क्लास कैसा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को, आगे चल सकते हैं। सर चाइना तो 1950 इंडिपेंडेंट हुआ फिर भी हमसे आगे, यस बिल्कुल सही बात प्रियांशु, क्योंकि वहां सिंगल पार्टी सिस्टम रहा, गवर्नमेंट बार बार नहीं बदला, और उनका फोकस एकदम डेवलपमेंट था। चाइनीज का एकदम है कि भैया हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो जहां पर ये डेडिकेशन होता है वहां पर ये काम हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो लोग हमसे काफी फार बेटर आगे निकलते हैं। देश को लीडर अच्छे नहीं मिले, वही बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई थी, मतलब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, 13 लोग बोलते थे सरदार पटेल जी बनेंगे, और एक कहते थे नेहरू जी मैं बनना चाहता हूँ। कौन बना, नेहरू जी बने। तो जिस देश की विडंबना का फर्स्ट स्टेप डेमोक्रेसी में कि जो व्यक्ति होता है वो इलेक्शन से चुना जाएगा, वहां पर पहले स्टेप पे जब गलती हो गई, तो गलती तो स्टार्टिंग से हुई है, प्रॉब्लम हुई। इसलिए अब हम भुगत रहे हो सब चीजों को, वरना इंडियंस का जो टैलेंट है, आज आप यूएस मार्केट को देख लो, आईटी इंजीनियर्स इंडियंस है, नासा में साइंटिस्ट इंडियन है, डॉक्टर्स इंडियन है, क्यों, इतना अमेजिंग ब्रेन है। हमारी एडेप्टेबिलिटी अमेजिंग है, हम किसी भी कंट्री में जाके अडॉप्ट हो जाते हैं। इंडियन देखो हर कंट्री में पाया जाता है, इवन अब आजकल तो चाइना में पाया जाता है। तो इंडियन हर जगह फिट हो जाते हैं, बट हम क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाए। हम इंडिविजुअल तो बहुत सामर्थशाली, हम अगर इंडिविजुअल कोई भी काम करना चाहें, हम बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर हम अपने टैलेंट को क्यों नहीं पहचान पाते या क्यों नहीं कर पाते। हमारे आसपास का सराउंडिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, या कंट्री ने वो रिसोर्सेज को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए तो कहते हैं ना, यहाँ के लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर डिग्री हासिल करते विदेश में जाके बस जाते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते भाई हमारा यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। और वही व्यक्ति समझो यूएस में काम करेगा, वो कमाएगा भैया साल के 25 लाख 30 लाख, और वही सेम आदमी इंडिया में आकर काम करेगा 5 लाख पे काम करेगा। तो सोचेगा यार यहाँ 5 लाख मिलता है, उधर 25 लाख मिलता है, तो 25 लाख के लिए क्यों ना जाऊं। तो ये बहुत सारी चीज मैटर करती है। ओके जी, सर दे रहा है पर दोस्त आए, हाँ यस यस, हाँ हमने पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया। मोदी जी के आने के बाद देश में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, याद रखना हर फ्रंट। मैं हरियाणा गया था पिछले महीने हरियाणा में, मैंने वहाँ जो रोड का नेटवर्क देखा है, अमेजिंग। मतलब इतने बड़े बड़े रोड बन चुके हैं, दिल्ली से हमारे गांव में आने में पहले 3-3 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में दिल्ली टच कर जाते। 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे। देखो किसी भी देश के कंट्री को अगर आपको ग्रो करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, आपका ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होता है, ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होगा, आपका फ्यूल सेविंग होता है, आपका मटेरियल टाइम पे पहुंचेगा, आपका मटेरियल सड़ने से बचेगा। तो मतलब आप देखो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये, आप आलंदी रोड देखो, हमने आलंदी रोड 2000 में देखा, जब आप लोग छोटे बच्चे थे थे भी नहीं, तब हमने आलंदी रोड देखा था। विश्रांतवाड़ी से लेकर आलंदी में 2 गाड़ी निकल जाए एक साथ, ये बड़ी बात होती, एक को तो नीचे उतरना ही पड़ता था। मैंने उस टाइम आलंदी देखा है। आज आलंदी आपका 4 लेन है, 6 लेन है, और आलंदी उस टाइम पूरा घना होता था। तो रोड आया इसलिए कम्युनिकेशन फास्ट हुआ। डिग्गी में पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, व्यू भंडारी पहली बिल्डिंग थी। 2001 ये 1998 या 2000 में व्यू भंडारी एक सोसाइटी बनी थी। अब देखो व्यू भंडारी में बड़े बड़े सोसाइटीज बन गए, अब तो आपके मॉल भी आ गए, डिग्गी में आपके 2 मॉल आने वाले हैं। तो ये कब होता है, जब रोड स्ट्रक्चर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद क्या करती है बीजेपी गवर्नमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम करती है।
तो देश में अब एक जगह सही राह पे चल रहा है। सर लोग भी सिविलाइज्ड होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात, लोग भी सिविलाइज होने चाहिए। देखो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है, अगर गवर्नमेंट सही ढंग से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे लोग सीधे हो जाते हैं। जब मोदी जी नोटबंदी किया, नोटबंदी हुआ ना, देख, है ना, हर जनता को अपना पैसा निकाल के देना ही पड़ा। जब कोरोना हुआ बोला लॉकडाउन, तो लॉकडाउन। तो इंसान की फितरत ऐसी होती है, वो कंट्रोल्ड होना चाहता है, उसका नेचर होता है, तो उसको सही कंट्रोलर चाहिए काम सही करवाने के लिए। ठीक है सर, यूएस का क्या हाल है, वहाँ करप्शन नहीं है क्या? करप्शन देखो हर जगह है, करप्शन इंसान के ब्लड में है, बट कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नियम कानून आपके सख्त होते हैं, जैसे यूएस में आप देखो कि अगर आप नॉर्मल वहां पर अगर एक नॉर्मल एवरेज भी आपको $5,000 आपको मिलता है, मान लो वहां पर है, आप किसी जगह काम करते हो, आपको $5,000 मान लो आपका इनकम है, वहां पर अगर आपने गाड़ी गलत ड्राइव की, लाइसेंस में गड़बड़ी पे आ गए, तो फटका लंबा बैठता है। कितना? $2,000, $3,000। कमाते कितना है? $5,000। फटका कितने लगा? $2,000। मतलब 40% तो आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस गलत गाड़ी चलाने पर लग गया। आदमी सोचेगा ना यार कि अपना 40% सैलरी तो केवल इसमें चला जाता है, तो मैं सीधा चलूँ ना। हमारे यहाँ पर फाइन कितना होता है? ₹1,000, ₹2,000 ऊपर, और वो भी कैसे कम हो जाता है? बाजू से ₹10 पकड़ा है, ₹20 पकड़ा है, काम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग करप्शन को निकाल ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। अभी हमें इसका नेक्स्ट है, अगर आप वही से इकोनॉमिकल आउटकम्स, अभी हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ देखा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखा। नेक्स्ट आप डेमोक्रेसी को चेक कर सकते हो, इकोनॉमिकल आउटकम्स। अब डेमोक्रेसी में भी इकोनॉमिकल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका हाउसिंग, कि आपके कंट्री में क्या हर व्यक्ति के पास घर है क्या? जैसे पीएम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपको 2.5 लाख तक का सब्सिडी मिलता है। बिल्कुल फाइन, जितना बढ़िया रहेगा उतना पब्लिक डर के काम करेगी ना। अभी दिल्ली में मास्क ना लगाने पर 2,000 का फाइन है, लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट कर दी। क्यों? वो 2,000 ज्यादा दिखते हैं ना। अब दिहाड़ी मजदूर एक दिन का 400-500 रुपए कमाता है, 800 रुपए कमाता है, और मान लो मास्क नहीं पहने तो कितना देना पड़ेगा? 2,000। पॉकेट में आया कितना? 400, देना कितना? 2,000। चुपचाप मास्क लगाएगा दिन भर। तो मास्क का मतलब फाइन इतना हैवी होना चाहिए, फाइन इतना हैवी होना चाहिए, आदमी फाइन देने की बजाय क्या सोचेगा, यार मैं सीधा हो जाता हूँ। हमारे यहाँ फाइन छोटा होता है, इसलिए हम वो, और वो भी हमारे देश के महान लोग हैं जो थोड़े से फाइन में चुपचाप काम चला लेते हैं। गड़बड़ वहां पर भी है, तो गड़बड़ दोनों जगह पर है। हाँ गुड, सीएमई 2000 है, गुड। देखो सीएमई सब लोग मास्क पहन के निकलते होंगे। तो इंसान का स्वभाव है कानून, मतलब कानून के अंडर रहना, पर हमने उसको फ्रीडम दे दिया तो वो बॉस बन जाता है, भाई मेरे को कोई पूछने वाला है नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से रहूंगा। ठीक है। हाँ, हम बात करें इकोनॉमिकल आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो किस किस बेस पे आप इकोनॉमिकल, अब आपको चेक करना है कि कंट्री ने इकोनॉमिकल प्रोग्रेस किया नहीं किया। तो हाउसिंग, क्या इस कंट्री में सबके पास घर है क्या? घर का क्वालिटी कैसा है? पक्के मकान है, कच्चे मकान है? ठीक है, उस बेस पे आप चेक कर सकते हो। आप हेल्थ केयर चेक कर सकते हो, जैसे आप देखो छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होता है, पोलियो ड्रॉप फ्री में पिलाई जाती है ना। ऐसी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है। उस कंट्री में डेथ रेट क्या है, इन्फेनिट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, गवर्नमेंट हेल्थ के लिए कितना एक्सपेंड करती है, अपनी तरफ से कितना खर्चा करती है। आपने कभी रेलवे टिकट लिया होगा, आप रेलवे टिकट पे देखो लिखा होता है 50% of the total cost of your journey is paid by the Indian government, Indian Railway। मतलब उस टिकट का टिकट अगर ₹100 है, तो इंडियन गवर्नमेंट आपके लिए 57 रुपीज खुद पे करती है, आप केवल 43 रुपीज पे करते हो। तो ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती है, जनता के लिए करती है। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसा पता लगेगा? आपका स्कूलिंग सिस्टम कैसा है, आपके प्राइवेट स्कूल कितने हैं, सरकारी स्कूल कितने हैं, एजुकेशन लिटरेसी रेट कैसा है। फिर हंगर, आपके यहाँ पर पॉवर्टी कैसा है, क्या माल न्यूट्रिशन का कमी है, नहीं है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर आप किसी भी कंपनी का इकोनॉमिकल ग्रोथ चेक कर सकते हो, वो वहां पर डेमोक्रेसी कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हर एक फैक्टर के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि कंट्री कैसा काम कर रही है। या तो सबको क्लियर है? ऋषभ पूछता सर आजकल तो टेक्स्ट स्कैन करके लेते हैं तो पेमेंट के, हाँ आजकल काफी सारी चीज चल रही है जो
करप्शन को कर सकते हैं, लेकिन लोग उसमें भी लूप होल ढूंढ लेते हैं। देखो सिस्टम कौन बना रहा है? व्यक्ति बना रहा है, तो व्यक्ति ही उसका लूप होल भी जानता है। आपको मालूम होगा जो कंप्यूटर में आप कभी बार एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल करते हैं? वायरस को खत्म करने के लिए। आपको पता होना चाहिए वायरस भी आईटी कंपनी बनाती है। एक कंपनी वायरस बनाएगी, दूसरी कंपनी एंटीवायरस बनाएगी। उनको पता लोगों को कंप्यूटर तो चलाना है, तो कंप्यूटर चलाने के लिए क्या एंटीवायरस क्यों चाहिए? क्योंकि वायरस है। वायरस कौन बनाएगा? वो भी कोई आईटी कंपनी बनाती है। ये बिजनेस के एंगल होते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, यहाँ तक क्लियर सबको कि हम इकोनॉमिकल आउटकम्स किसी भी कंट्री के कैसे देख सकते हैं? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये टेबल्स वगैरह आप सब देख लेना, ये बहुत इजी है, इनको रीड करना बहुत इजी होता है। चलिए अगला है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक, हम इन दो पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं भाई किसी देश में डेमोक्रेसी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? मैन वुमन के बीच में जो हम पहले पहले जो अपनी जो सोसाइटी कैसी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आदमी बाहर काम करने जाता है और मैक्सिमम घर का काम करती है। ठीक है, पगार में भी दोनों को अगर सेम ऑफिस में काम करते हैं तो आदमी को ज्यादा पैसा मिलता है, लेडीज को पैसा कम मिलता है ना। उनका डेली वेज में डिफरेंस रहता है। ठीक है, ऊपर से कास्ट रिलीजन के झंझट अलग से हैं। इसका ये इंडिया की नहीं, लगभग हर जगह कहानी है। मैं ऐसा नहीं कर सिर्फ इंडिया में, हर जगह का ये रूल है। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी अच्छा काम कर रही होगी तो क्या करेगी? फर्स्ट काम, वो एक काम और क्या करेगी? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी पनपी हुई है वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। खत्म तो कोई नहीं कर पाता है, तो ये चीज खत्म हो नहीं सकती है। हाँ, आप उसके इम्पैक्ट कितना कम कर सकते हो वो आपको किससे पता लगता है कि वहां पर डेमोक्रेसी कैसा काम कर रही है। और अगर ये सब करेक्ट होगा तो आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग होंगे वो कम हो जाएंगे। ये आपका जो पॉवर्टी लाइन का बेंचमार्क है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगा कि भाई आपका अगर मान लो इंडिया का बेंचमार्क है 3000 रुपीज पर ईयर। मान लो हमने पॉवर्टी मान लिया क्योंकि कोई व्यक्ति अगर साल का 3000 रुपए ही कमाता है, मान लो गरीब है, तो अगर आप अच्छे काम करोगे तो ये आपका रेशो ऊपर चला जाएगा 50,000 पर ईयर। तो जहां पर 3000 की बात होती थी, अब 50,000 पर ईयर पे आप आ गए। मतलब महीने का पहले साल का 3000 कमाता था और महीने का 4000 रुपए कमाता है। इसका मतलब कंट्री कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रो हो रही है और पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक? ओके, तो यहाँ नीचे एक दो मस्त कार्टून दिया गया है। पूरे अगर कंट्री की हम वेल्थ की बात करें तो 50% जो लोग हैं उनके पास थोड़ा सा चंक है, और जो बहुत इसका बहुत ज्यादा पैसा है, पूरे वर्ल्ड का जितना पैसा है वो केवल 2% अमीर लोग हैं, है ना। अगर आप देखो तो यहाँ अगर मैप को संश्लेषित करोगे 90% पैसा केवल 2% लोगों के पास है ना। और जो 5% है या 10% है वो आपके, या ये शायद 50% गलत दिया है, और बाकी इसके पास है। तो मतलब 2% लोग ही अमीर हैं जिनके पास देश का 95% पैसा है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है? एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो अगर आपको चेक करना है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, आप क्या करते हो? एकोमोडेशन चेक करते हो। किसका एकोमोडेशन चेक करते हो? कि हर एक कंट्री में, नॉट ओनली इंडिया। आपने देखो वो एग्जांपल लिया था हमने स्टार्टिंग में, श्रीलंका वाला, बेल्जियम वाला, एकोमोडेशन बेल्जियम एंड एकोमोडेशन श्रीलंका। तो किसी भी कंट्री में आप हर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज बेस्ड, कल्चर बेस्ड, क्या सभी लोगों को आप एकोमोडेट कर पाते हो क्या? है ना। क्या आपने सबके लिए पॉलिसी सही इंप्लीमेंट की है क्या? क्या आपकी पॉलिसी में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है क्या? तो आप अगर हर तरह के लोगों को, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, आपने हर सेक्शन के लिए जब पॉलिसीज बनाते हो और जब आपको लगता है कि ये सब सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है, तो आपको समझ में आता है कि उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, उस डेमोक्रेसी में जो सोशल डाइवर्सिटी है, हमने वो डाइवर्स तो बहुत ज्यादा है पर हमने सबके लिए क्या किया है? सबको एकोमोडेट कर लिया है, सबको हमने शामिल कर लिया है और पॉलिसी हम सबके लिए बनाएंगे। ओके, ये इसका मतलब है अकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, जिसमें पहले आपको एक्सप्लेन किया डिग्निटी वर्ड कैसा है, कि हर व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसको फ्रीडम रहना चाहिए, उसके फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए,
वो देश के प्रति क्या कर सकता है, समाज के प्रति क्या कर सकता है, वो उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो उसको हमेशा एस्टीम, यानी जैसा भी आपने देखा केस देखा था कंगना राउत का, जो बंगला तोड़ा गया, हर कोई जानता है उसका बंगला इसलिए नहीं तोड़ा गया कि उसका इलीगल था, उसका इसलिए तोड़ा गया उसने गलत बोला था। अब गलत बोलने पर तुम किसी घर तोड़ दोगे, दैट इज गलत। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस किया और हाई कोर्ट में केस जीती। भाई बीएमसी इसको हर्जाना पे करेगी क्योंकि तोड़ने का जो मकसद था दैट इज गलत था। अब सरकार किसी की भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपको न्याय दिया। तो मतलब इससे क्या हुआ, उस व्यक्ति मतलब हम जैसे व्यक्तियों का एक विश्वास क्या होता है कि भाई हाँ भाई फैसला सही होता है। हर व्यक्ति समझ रहा था कि गलत किया, पर सरकार ने भी क्या बोला, जज ने क्या बोला, हाँ भाई इन्होंने गलत किया। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेंटेन होनी बहुत जरूरी है। फ्रीडम होना चाहिए, लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी खा पी सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ये कंट्री के फंडामेंटल राइट्स हमको फ्रीडम देते हैं एज ए सिटीजन रहने के लिए। तो अगर आपको किसी कंपनी में इकोनॉमिकल ये डेमोक्रेसी चेक करना है कि भाई हाँ डेमोक्रेसी कैसी है, तो यू कैन चेक ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ के लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा है और वहाँ की गवर्नमेंट कितना लोगों को फ्रीडम देती है, अपने सिटीजन्स को कितना फ्रीडम देती है अपनी लाइफ को जीने के लिए। कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक किसी को? लो जी, आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है। अभी किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। ओके, लक्ष्मी को डाउट है। लक्ष्मी, आप अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो। लक्ष्मी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क डाउट्स। लक्ष्मी, यू कैन आस्क डाउट। आपने हैंड रेज किया है। और किसी को डाउट है? किसी बच्चे को? लक्ष्मी तो क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। तो आज आपका डीपी एंड हो गया है। तो कल हम, अगर कल मेरे को टाइम मिलेगा, कल को भी मेरे को अच्छी 9th का क्लास भी लेना है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है, अगर रहा तो कल हम जो हमारा डीपी का चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। शाम के टाइम में अपना क्लास रखूंगा। ठीक है जी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट इज द बेंचमार्क? ओके, बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क होता है सेट और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। जैसे आपने बोला कि मैं बेंचमार्क सेट करता हूं कि मैं इस बार 70% नंबर लाऊंगा ही लाऊंगा, तो आई हैव सेट माय बेंचमार्क फॉर माई सेल्फ। तो मैं क्या करूंगा, उस अकॉर्डिंगली स्टडी करूंगा। कोई बेंचमार्क सेट करेगा 80% के लिए, कोई करेगा 90% के लिए, कोई टारगेट करेगा मेरा 100 बेंचमार्क है, मैं 100 मार्क्स लाऊंगा मैथ्स। तो आप जो स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट करते हो उसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क कहते हैं। ओके, नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी है? तो इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, फिर हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है।